हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी तक पढ़ा था। आज ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े हुए हैं। आइए देखते हैं यहां ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए तो चालक के सिरों के बीच दी गई विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं को, भौतिक कारकों अर्थात भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि, घनत्व, ये सारी चीजों को अगर नियत रखा जाए, इसमें कोई चीज किसी भी प्रकार से कहीं से भी परिवर्तन न किया जाए, अर्थात टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्टेड टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर नियत कर दिया गया, एक समान रखा गया, दाब को भी एक समान रखा गया, तब दाब मतलब प्रेशर, तब उस चालक के सिरों के बीच, मतलब यहां देखिए ये एक चालक है और यहां का टेम्परेचर हमने जो कुछ भी रखा कांस्टेंट, अब रख लिए। मान लीजिए कि हम यहां 25 डिग्री रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, रख लिए 25 डिग्री टेम्परेचर। प्रेशर भी यहां जो भी है, जितने भी न्यूटन पास्कल्स में रख रहे हैं, हम यहां कांस्टेंट कर लिए, ठीक है। तो अगर हम इनके सिरों के बीच विभवांतर देते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं विभवांतर भी, तो इसमें करंट प्रवाहित होगा। ये जो भी है इसमें अब करंट आई फ्लो करना शुरू हो गया। इनमें संबंध क्या होता है? तो ये कहता है कि सिरों के बीच दी गई विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि भी अनुक्रमानुपाती आई होगा। कब? बार बार यही ध्यान में रखिएगा, कब? जब भौतिक अवस्था को नियत कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन को अगर कांस्टेंट रखा जाए उस तार के लिए, उस वायर के लिए, उस रेजिस्टेंस के लिए, उस कंडक्टर के लिए, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं कंडक्टर के लिए, तब उसमें जितना भी दिया जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दिया जाएगा, लगाया जाएगा, वहां ये आई प्रवाहित होगा, उसमें ये दोनों आपस में एक साथ समान अनुपात में विचरण करेंगे, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लिखेंगे, अर्थात इसे अगर हम मैथमेटिकल देखें इस परिभाषा को, तो यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर
डेल्टा भी लिखा जाता है, भी ही मान लो, हम भी मान लेते हैं, डेल्टा भी है, भी हो तथा धारा, कौन सा धारा, विद्युत धारा, धारा आई हो तो परिभाषा से भी अनुक्रमानुपाती आई, दैट्स, यही ओम का नियम है, भी अनुक्रमानुपाती आई। यानी कि इसमें अगर हम इस अनुक्रमानुपातिता को हटाते हैं, क्योंकि हमको चाहिए कि यहां कुछ ना कुछ ऐसा कोई एजेंट होगा जो इनके और इनके बीच संबंध को स्पष्ट करेगा, वो क्या है, तो हम भी इक्वल करते हैं, भी इक्वल करते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट नहीं जानते हैं कि वो क्या है, और यहां आई हो गया, यहां एक नियत कोई मान हम रखेंगे, और ये बाद में जब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखे प्रयोगशाला में, उसी का नाम हम लोग यहां आर रखे, और यहां हो गया आई, जहां आर एक नियतांक है और जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, प्रति एकांक लंबाई में अवरोध उत्पन्न करना। चलिए अभी देखते हैं, ये V इक्वल टू आर आई, जहां आर क्या है, इस कांस्टेंट की जगह पर है आर, यानी कि उस आर को हम एक मान लिए कोई कांस्टेंट एजेंट है, उसमें कोई ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है, या तो करंट को पास करने में रुकावट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, उसी को हम लोग एक नियत मान पर रखते हैं, वही नियत है। तो हमें यह क्या दर्शाता है कि यहां भी इक्वल टू अगर आई आता है तो ये आर, यही आर का मान क्या है, तो दी गई विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच जो अनुपात हो रहा है, जो मान प्राप्त होगा वो आर के बराबर, वही उतना अवरोध कर रहा है, इनके दोनों के मानों में अंतर स्पष्ट कर दे रहा है कि इतना करंट कम हो रहा है, इतना विभवांतर को इफेक्ट कर रहा है। यानी कि V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियत मान यही है R, यही R नियत है। इसका मतलब हुआ कि V प्रोपोर्शनेट I का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहां पे हम 10 वोल्ट विभवांतर दिए, यहां 0 वोल्ट नेगेटिव पॉइंट, यहां तो I हमारा मान लीजिए कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यदि हम इस 10 के जगह पर 20 वोल्ट कर रहे हैं, यहां अभी भी 0 रख रहे हैं, तो हमारा I का मान 2 एम्पियर हो रहा है, ये बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से ये भी धारा का मान भी प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मान जो होता है, नोट कीजिए फटाफट, इस मान को नोट कर लीजिए बाबू, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ओके, इसको नहीं नोट करना, ओके। अब यहां देखें, V बाई आई इक्वल टू आर, ये चीज हमको समझ में आ गई कि R एक नियत मान है। ये R जो होता है कांस्टेंट होता है। अगर हम V तथा I के बीच ग्राफ देखें, ये I है, ये विभवांतर है, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन, ये जो होगा V इक्वल टू आई आर, माने ये R के लिए स्टेट,
एंगल पे ये कोई जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री है, ये नहीं, स्ट्रेट लाइन को देखें, ठीक है। अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां एक एंगल थीटा बनता है, तो अगर हम देखते हैं पी और बी तो tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस v बाई आई, यानी कि आर कांस्टेंट थीटा के मान पर भी डिपेंड करता है। देखिए कांस्टेंट है, यहां थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस प्लॉट को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलो बाबू अब देखिए आर का मान, इसे यह आर जो कांस्टेंट होता है, ये आर कांस्टेंट है, ये केवल ओमिक माने ओमीय चालक के लिए ही मान्य है, सभी के लिए नहीं होता है। लेकिन एक बात और है कि 95 to 98% कंडक्टर जो होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो ओमिक कंडक्टर ही होते हैं, ओमीय चालक ही होते हैं। बहुत कम चालक ऐसे होते हैं जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। जो चालक ओम के नियमों का पालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमीय चालक या ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और वही चालक जो होते हैं V बाई आई इक्वल टू आर रेशियो का फॉर्मूला का मान्य यानी कि उस पालन करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे ओम्स नियम का प्रूफ, प्रमाण, प्रूफ वेरी सिंपल, देख लीजिए, नोट कर लेने आप। ठीक है, देखिए प्रूफ के लिए हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। किसी चालक में अगर ये कोई चालक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका लेंथ L है, इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N है और उन फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, ठीक है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिए थे कल, ठीक है। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन मिलता है कि I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इंटू E इंटू NA, वेना VENA, याद रखिएगा। I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब करंट, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच रिलेशन, संबंध I बराबर VD ENA, जहां VD क्या है, अनुगमन वेग है, E क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है, यहां निगेटिव नहीं रख रहे हैं, N नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, A क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब यहां देखिए, चूंकि एक संबंध हम लोग देखे हुए हैं E इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि यहां R लेंथ भी हम रख सकते हैं, E इक्वल टू V बाई L, तो V इक्वल टू कितना मिलेगा हम, यहां देखिए V, कल हम लोग एक चीज देखे हुए थे VD के लिए, तो VD का फॉर्मूला कल हम लोग क्या निकाले हुए थे, इसको अभी यूज नहीं करेंगे। VD का फॉर्मूला कल क्या निकाले हुए थे बुआ, तो वो था, चूंकि VD बराबर E बाई M इंटू टाउ,
कल निकाले थे। तो VD के जगह पर इतना बैठा दिए, E है, यहां लिखे E, यहां लिखे N, यहां लिखे A। ठीक है, इसे नोट करें, टाउ का ओके। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N। अब देखिए E का वैल्यू, यहां देखिए E बराबर V/L लिख सकते हैं, तो E बराबर यहां बैठाएंगे। अब देखिए यहां I बराबर हम ये चीज लेंगे E/M इंटू टाउ इंटू ENA। ठीक है, अब E का वैल्यू यहां से देखें, I बराबर E का वैल्यू V/L, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, बाई L इंटू M, यहां हो गया टाउ, यहां हो गया ENA। ठीक है, E से E मल्टीप्लाई होता है तो यहां हो जाता है E² V और NA/ML। ठीक है, यहां देखें, अगर I को V के साथ डिवाइड कर देते हैं तो ये उलट जा रहा है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आपके लिए एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, इधर E² VNA। अब देखेंगे ML बाई इन दोनों तीन फैक्ट कारक को हम क्वांटिटी को यहां लेकर चले आए, इक्वल टू V/I कर दिए। ध्यान से देखें, V/I इक्वल टू ML बाई E² NA। ठीक है, अब देखिए यहां M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर हम लिए हैं उसके लिए तो ये कांस्टेंट लंबाई है। ठीक है, कंडक्टर। अब यहां देखिए E क्या है, ये भी तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है, कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हुए, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये सारे के सारे क्वांटिटी जो हैं क्या है, कांस्टेंट है। सारा का सारा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो V/I इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो बताता है कूम्स लॉ, जिसके ये टोटल R है। ये सारे कारक मिलकर R बनाते हैं, अवरोध करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। कौन कौन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ, किस मटेरियल का कितना लंबा है उस पर, ई चार्ज, नंबर यहां दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज बढ़ गया, वो भी स्क्वायर है, एरिया, कितना बड़ा एरिया कितना छोटा एरिया, इस पर ये सारे मिलकर इस दी गई पोटेंशियल से प्रवाहित होने वाली धारा को अवरोध उत्पन्न करते हैं। वही कांस्टेंट रहते हैं। ये बात किस पर निर्भर करता है, अवरोध, रेजिस्टेंस किस बात पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर। सभी का रेजिस्टेंस होता तो है, लोहा का कुछ और, एल्युमिनियम में कुछ और, चांदी में कुछ और, इस तरह से। वो बात हम लोग एक और नया क्वांटिटी देखेंगे, बनाए हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता। तो हम यहां देख लिए प्रूफ हो गया, प्रूव्ड ओम्स लॉ। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, ओम्स लॉ का प्रूफ है। 10 क्लास में आपने प्रूफ नहीं देखा था, यहां प्रूफ मिल रहा है, बस यही डिफरेंस है।
ओके, अब हम यहां देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर, हर क्षण, हर लंबाई पर, हर सेंटीमीटर पर, हर मिलीमीटर पर, हर 1 मीटर पर जितना धारा प्रवाहित होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा कारक है जो उसे रोक रहा है। प्रतिरोध माने आने वाली चीज को रोकना, जो इस दिशा में है इस दिशा के विपरीत एक फोर्स अप्लाई करना, अवरोध हो गया। ठीक है, तो ये अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को, कारक कौन कौन से थे? ये कारक हैं सारे, और मिलकर इन सारे कारकों को मिलकर हमने एक राशि बना लिया और जिसे कहा आर। इसे आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ओम का ये सिंबल होता है बुआ, ओम होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम होता है, तो एक बार नोट कर लेंगे ये चालक। अब देखें यहां ओम होता है, इसलिए हम लिखेंगे R इक्वल टू V बाई आई। अब इसे 1 ओम, यहां 1 वोल्ट और यहां 1 एम्पियर लिख सकते हैं। तो इसमें भी परिभाषित कर सकते हैं हम कि यदि किसी चालक के
सिरों के बीच एक वोल्ट विभवांतर देने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होता है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओके, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उस चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होता है, प्रवाहित होता है, यहां लिखिए प्रवाहित होना, उत्पन्न होना नहीं, धारा प्रवाहित होता है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाएगा या 1 ओम होता है। इस प्रकार आप लोग यही वीडियो देखते रहें, इस ओम लॉ को बार बार प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग आगे विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, कंडक्टिविटी वगैरह और भी कई परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे देंगे। यही आप रोज प्रैक्टिस और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, आपका सिलेबस से ही है सारा चीज। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।